नमस्कार साथियों, मैं अनूप कुमार पांडे, शिक्षा संकाय, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। इस राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के व्याख्यान श्रृंखला के 21वें व्याख्यान में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम अनुसंधान पत्र रिसर्च पेपर के बारे में परिचर्चा करेंगे। साथियों, प्रायः जब हम उच्च स्तर पर आते हैं तो हम देखते हैं, सुनते हैं और पढ़ते हैं कि हमें रिसर्च आर्टिकल, रिसर्च पेपर लिखना है, या रिसर्च पेपर जब लिखने की शुरुआत होती है, यहीं से हमारे और आगे का अनुसंधान प्रतिवेदन लिखने की शैली भी हमें जानना होता है। इसीलिए इस स्तर पर उच्च शिक्षा में कार्य करने के लिए हमें अनुसंधान पत्र लिखना आना चाहिए, और यही उद्देश्य है इस परीक्षा में अनुसंधान पत्र के विषय में प्रश्न पूछने का। तो आइए हम देखते हैं कि अनुसंधान पत्र क्या होता है, कैसे लिखते हैं और इसमें किन चीजों की आवश्यकता होती है। प्रायः अनुसंधान पत्र व्यक्ति को अपने द्वारा कृत कार्यों का संपूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का एक स्वरूप कहते हैं। अनुसंधान पत्र न केवल उस व्यक्ति के अपने अभिमत को बताता है, अपितु उसने अनुसंधान करने के लिए जिन स्रोतों का उपयोग किया, जिन व्यक्तियों के विचारों को पढ़ा, जिन सामाजिक परिप्रेक्ष्यों का उसने गहनतापूर्वक विश्लेषण संश्लेषण किया, और जिन समूहों का उसने साक्षात्कार किया, उसका संपूर्ण जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति विशेष का वर्णन अनुसंधान पत्र में करना होता है। इसीलिए इसके कई स्टेप हो जाते हैं। आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अनुसंधान पत्र कहते किसे हैं। साथियों, अनुसंधान पत्र से आखिर आशय क्या है? तो सामान्य शब्दों में अनुसंधान पत्र एक ऐसी विधा है जिसमें एक अनुसंधाता अपने अनुसंधान के तथ्यों, विचारों, उपागमों एवं निष्कर्षों को सामाजिकों तक पहुंचाता है। मित्रों, अनुसंधान करने का ध्येय कभी भी उपाधि प्राप्त करना नहीं होता है, और न ही अपनी जो अकादमिक योग्यता है, जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, सिर्फ उसके वृद्धि के लिए अनुसंधान किए जाते हैं। आजकल सामान्य रूप से एक धारणा सी हो गई है, या कम समय में बहुत कुछ प्राप्त करने की एक जो मानवीय लालसा है, इसके कारण अनुसंधान में गुणवत्ता नहीं आ पा रहा है। और यही कारण है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भारत में बार बार अनुसंधान को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए अध्यादेश लाने होते हैं। कई बार आप पढ़ते होंगे कि अनुसंधान की प्रक्रिया अब ऐसी होगी जो सामाजिकों के उपयोग के लिए हो, अर्थात अनुसंधाता अपने अनुसंधान के माध्यम से समाज को क्या दे पा रहा है, यह स्पष्टतः उल्लेख होना चाहिए, तभी किसी भी अनुसंधान के लक्ष्यों की पूर्ति हो सकती है। अन्यथा वह अनुसंधान निश्चित ही उपाधि प्राप्त करने के योग्य होगा, किंतु इस समाज ने व्यक्ति का जो परिपोषण किया, इस समाज ने उस व्यक्ति को जो दिया, इस सरकार और समाज और देश राष्ट्र के तमाम उपकरणों, सुविधाओं का जो अनुसंधाता ने जो उपयोग किया, उसका उपयोग सिर्फ वैयक्तिक हो जाएगा, सामाजिक कुछ नहीं होगा। इसीलिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आज प्रत्येक उच्च स्तर पर अनुसंधान करने वाले अनुसंधाताओं को छात्रवृत्ति भी प्रदान करती है, फेलोशिप भी देती है, ताकि वे लोग बड़े गहनतापूर्वक सामाजिक उपयोग के विषयों पर अनुसंधान करें और निष्कर्ष निकालकर समाज तक पहुंचाएं। इसीलिए अनुसंधान पत्र एक प्रतिवेदन होता है, और इस प्रतिवेदन में अनुसंधाता अपने अनुसंधान के तमाम तथ्य से तात्पर्य जिन बिंदुओं पर उसने कार्य किया उनके बारे में, फिर विचारों से तात्पर्य है अनुसंधाता अनुसंधान करने के लिए अपने से पूर्व जो अनुसंधाता रहे हैं उनके विचारों को भी पढ़ता है। इस विषय से संबंधित जो भी पत्र पत्रिकाएं हैं, या अन्य पुस्तकें हैं, या अन्य स्रोत हैं, उन स्रोतों को समझने का प्रयास करता है, फिर आपस में सहसंबंधित करता है उनके विचारों का, जो महापुरुष पहले रहे हैं,
और अभी के अनुसंधाता के विचारों का परस्पर संश्लेषण विश्लेषण करता है। और उपागमों, किन उपागमों का उपयोग करके वो निष्कर्ष निकाल रहा है, उसकी संपूर्ण जानकारी एक अनुसंधान पत्र में अनुसंधाता को देनी होती है। किसके लिए देनी है? उन सामाजिकों के लिए देना है जिस समाज का व्यक्ति आगे चल के फिर से इन विषयों में या फिर इसी विषय में आगे अनुसंधान करने के लिए आएगा। इसलिए सामाजिकों तक पहुंचाना, निष्कर्षों को सामाजिकों तक पहुंचाना किसी भी अनुसंधान पत्र का, किसी भी रिसर्च पेपर का महत्वपूर्ण अंश होता है, महत्वपूर्ण बिंदु है। अर्थात अनुसंधान पत्र का संबंध एक ऐसे सैद्धांतिक प्रपत्र से है जिसमें पूर्व के अनुसंधाताओं, समाजशास्त्रियों अथवा दार्शनिकों के विचारों को अपने चिंतन के आधार पर अनुसंधाता विश्लेषित एवं संश्लेषित करके समाज के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो समाज के समक्ष प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को अनुसंधान पत्र कहते हैं। अनुसंधाता के द्वारा किया जाता है, इसीलिए अनुसंधान पत्र कहा जाता है। अनुसंधान पत्र लिखने की एक पूर्ण प्रक्रिया है, एक स्टेप है। इन स्टेप का, इन सोपानों का पालन करके यदि अनुसंधान पत्र लिखा जाता है तो निश्चय ही समाज के लिए भी उपयोगी होगा, उस व्यक्ति के लिए उपयोगी होगा, और इस राष्ट्र ने जो हमें इतना कुछ दिया है अनुसंधान करने के लिए, तो इस राष्ट्र के लिए भी हितकर होगा। वे सारे स्टेप कौन से हैं, आइए उसके बारे में एक परिचर्चा करते हैं। साथियों, अनुसंधान पत्र लिखने की एक प्रक्रिया है। रिसर्च पेपर को हम किस स्टेप में लिखते हैं, उसकी एक पूरी प्रक्रिया है। अगर हम इन स्टेप का, इन सोपानों का, इस क्रम का अनुपालन करते हैं, तभी हमारा अनुसंधान पत्र स्तरीय माना जाएगा। और जो मुख्य इसका आशय है कि सामाजिकों तक पहुंचाना, उन तक हूबहू वो पहुंच पाएगा। इसमें पहला बिंदु है प्रास्ताविक। इसी प्रास्ताविक को भूमिका या अवधारणा भी कहते हैं। प्रास्ताविक में बिंदु में जिस विषय पर हम अनुसंधान कर रहे हैं, उस विषय की एक संपूर्ण रूपरेखा बताई जाती है। एक संपूर्ण क्या भूमिका रही है, क्या उसकी पृष्ठभूमि रही है, उसको लिखा जाता है। इसीलिए कहीं कहीं इसको कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड भी कहा जाता है। कंसेप्चुअल बैकग्राउंड मतलब संप्रत्ययात्मक पृष्ठभूमि, या कहीं कहीं पृष्ठभूमि कहते हैं, कहीं प्रास्ताविक कहते हैं। इनमें से किसी भी शब्द का उपयोग करके जिस बिंदु पर हम अनुसंधान कर रहे हैं उसके बारे में एक पूरा एक पैराग्राफ, जितना हम शब्दों का लिखना है अनुसंधान पत्र, उस पर डिपेंड करता है। हम उसके बारे में एक सामान्य परिचय दें। प्रास्ताविक का यही तात्पर्य है कि जिस बिंदु पर, जिस विषय पर हम कार्य कर रहे हैं, उसकी प्रस्तावना स्पष्ट हो जाए, ताकि उसको पढ़ने मात्र से आगे हमें पढ़ने की रुचि आवे कि हम इन इन विषयों के बारे में आगे इसमें परिचर्चा करेंगे। ठीक है। दूसरा जो सोपान है, दूसरा जो बिंदु, उसको बोलते हैं संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण। अब हम जो अनुसंधान कर रहे हैं, हम अपनी मर्जी से किसी भी क्षेत्र में कुछ भी कार्य कर लेते हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि वो समाजोपयोगी हो या सभी के लिए वो विश्वसनीय हो। इसके लिए हमें क्या करना होता है, एक संबंधित साहित्य, रिलेटेड लिटरेचर का रिव्यू करना होता है, संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण, संबंधित साहित्य का अध्ययन करना होता है। उदाहरण के लिए आप देख रहे हैं, हमारी जो समस्या थी कि कोविड-19 के प्रभाव का हम अध्ययन, जो इस समस्या पर लेकर के हम अपनी एक रूपरेखा अनुमान करके परिचर्चा कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में मान लीजिए मेडिकल जो भी बोर्ड है या मेडिकल सोसाइटी है या दवा बनाने की सामान्य कंपनी है, उनको इस पर दवा बनाना है। तो अब वो क्या कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो कुछ भी अंश है उनका पहले अध्ययन करेंगे, उनको क्रमबद्ध रूप से देखेंगे, रखेंगे, सबका पर्यालोचना करेंगे, फिर उस दवाई बनाने की प्रक्रिया में कार्य करेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी दवाई लिया, एक व्यक्ति पर प्रयोग किया, हो गया तो अगले दिन बाजार में आ जाएगा। दवाई बनाने की जो प्रक्रिया है उसका, और फिर दवाई को कैसे उपयोग में लाया जाता है, कैसे जन सामान्य तक किया जाता है, इस संपूर्ण शैली का एक बार वो अध्ययन करते हैं। इसीलिए जब भी अनुसंधान किया जाता है, इसका दूसरा जो सोपान है उसमें लिखा जाता है संबंधित साहित्य का अध्ययन। हम इससे रिलेटेड किन बिंदुओं का अध्ययन किए उसकी संपूर्ण परिचर्चा इसमें करनी होती है। तीसरा जो बिंदु है वो है अनुसंधान के उद्देश्य।
इसमें हमारे अनुसंधान का क्या उद्देश्य है, आखिर हम अनुसंधान क्यों कर रहे हैं, समाज को इससे क्या लाभ होगा करने के बाद, वो समस्त बिंदुओं को क्रमबद्ध या बिंदु सह स्टेप बाय स्टेप एक एक बिंदु करके 1 2 3 4 ऐसे करके क्लियर स्पष्टतः अलग अलग लिखना चाहिए कि हमारे अनुसंधान के ये उद्देश्य हैं। एक मुख्य उद्देश्य हो सकता है और उसके अवान्तर उद्देश्य हो सकते हैं कई। जैसे हमने मुख्य उद्देश्य क्या लिया था कि कोविड-19 के प्रभाव का भारतीय परिप्रेक्ष्य में कार्य करने वाले अध्यापकों के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, ये मुख्य उद्देश्य हो गया। इसके अवान्तर अर्थात अध्यापकों के आर्थिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, अध्यापकों के सामाजिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, अध्यापकों के जो क्रियाकलाप पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, ऐसे करके अवान्तर बिंदुओं को उद्देश्य में स्पष्टतः लिखते हैं। फिर चौथा जो क्रम है वो है अनुसंधान की परिकल्पनाएं। इन परिकल्पनाओं में वस्तुतः हम एक अनुमानित परिकल्पना का अर्थ जब हम पढ़ रहे थे, हम पिछले 17वें 18वें व्याख्यान में परिकल्पना के बारे में परिचर्चा किए हुए हैं, अब यहाँ बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। परिकल्पना का सामान्य अर्थ क्या था, एक संभावित उत्तर को परिकल्पना कहते हैं, जिसको आधार बना के अनुसंधान किया जाता है। तो एक संभावित यहाँ हम उत्तर लिखेंगे कि प्रभाव सकारात्मक पड़ेगा, नकारात्मक पड़ेगा या जो भी हो, उसको कहते हैं परिकल्पना। फिर पांचवा जो होता है अनुसंधान के अभिकल्प। अभिकल्प वो बिंदु हैं जिनके आधार पर अनुसंधान का पूरा स्ट्रक्चर, पूरा ढांचा खड़ा होगा। इसके अंतर्गत आएंगे जैसे न्यायादर्श, हम कितने न्यायादर्श ले रहे हैं। हम कल 20वें व्याख्यान में न्यायादर्श और जनसंख्या के विषय में परिचर्चा किए हैं। न्यायादर्श का अर्थ आप जान चुके हैं। न्यायादर्श का सामान्य अर्थ है सैंपल, नमूना। तो हमारे नमूना कितना होगा, कितना सैंपल लेकर के हम अनुसंधान करेंगे। फिर उपकरण कौन सा यूज करेंगे, अगर हमें सर्वे करना है तो सर्वे के लिए कोई प्रश्नावली बनाएंगे या जो कुछ भी उपकरण यूज कर रहे हैं वो। फिर अगर आवश्यकता है तो सांख्यिकीय विधि कौन सी उपयोग करेंगे, नहीं है तो नहीं है। इन सभी चीजों को अनुसंधान के अभिकल्प कहा जाता है। अभिकल्प से अर्थात जिनके आधार पर अनुसंधान की निष्कर्ष प्राप्त होंगे, ये सभी। फिर छठा जो स्टेप है, छठा जो बिंदु है अनुसंधान विधि। इसमें हमें लिखना होता है कि इस विधि का आश्रय हम इस अनुसंधान में किए हैं। उस विधि अर्थात या तो क्रियात्मक अनुसंधान हो सकता है, प्रयोगात्मक अनुसंधान हो सकता है, ऐतिहासिक अनुसंधान हो सकता है, सर्वेक्षण अनुसंधान हो सकता है। वो सारे स्पष्टतः विधि यहाँ उल्लेख होगी। फिर जैसे मान लीजिए सर्वेक्षण है तो सर्वेक्षण में विद्यालयीय सर्वेक्षण है, सामाजिक सर्वेक्षण है, कौन सा सर्वेक्षण, वो सारा हमें लिखना होगा। प्रयोगात्मक है तो कौन सा प्रयोग है वो लिखना होगा। ये विधि में स्पष्टतः हम लिखते हैं। सातवां बिंदु है प्रदत्त विश्लेषण। इस प्रदत्त विश्लेषण में जो भी हमने डेटाज कलेक्ट किया है उसको एक सारणी बना करके स्पष्ट करते हैं और देखते हैं कि इतना लिया था, इतने बच्चों का ये रहा, इतना ये रहा, इतना ये रहा। पूरा विश्लेषण करके अनुसंधान पत्र में एक ग्राफ बना करके बताया जाता है, समझाया जाता है, या एक डायग्राम से भी समझा सकते हैं। फिर आठवां जो बिंदु है वो है निष्कर्ष और परामर्श। इस निष्कर्ष के तहत अब संपूर्ण अनुसंधान का क्या निष्कर्ष रहा, क्या निचोड़ रहा, प्रस्तावित में हमने क्या कहा है, उसके आधार पर निष्कर्ष को लिखना होता है, बताना होता है। और फिर निष्कर्ष के बाद उसमें परामर्श भी देना होता है। संपूर्ण अनुसंधान के बाद समाज को इस अनुसंधान से क्या लाभ होगा। अगर हम किसी बच्चों के आधार पर कर रहे हैं, समाज के आधार पर कर रहे हैं, अध्यापकों के आधार पर कर रहे हैं, तो वो मुख्य जो समाज का हिस्सा है, घटक है, उसको क्या लाभ नुकसान होगा, सरकार को क्या परामर्श देना है, प्रशासन को क्या परामर्श देना है, अभिभावक को क्या परामर्श देना है। जैसे हमारी जो मुख्य समस्या थी कोविड-19 का प्रभाव भारतीय परिप्रेक्ष्य में कार्य करने वाले अध्यापकों के ऊपर, तो यहाँ हम अध्यापकों को भी परामर्श देंगे, सरकार को परामर्श देंगे, उच्च शिक्षा के जो नियंत्रक संस्थाएं हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इनको भी परामर्श देंगे, वो स्पष्टतः निष्कर्ष और परामर्श में। और फिर नौवां अंतिम बिंदु है संदर्भ ग्रंथ सूची। हमने इस अनुसंधान को करने के लिए कितने ग्रंथों का अध्ययन किया। देखिए, अनुसंधान पत्र है तो जाहिर सी बात है आपको उन विचारों को, उन समाजशास्त्रियों के, व्यक्तियों के जो तथ्य उन्होंने बताए हैं, जो विचार दिए हैं, जो दार्शनिकों की परिकल्पनाएं हैं, या फिर उनकी जो अनुभूतियां हैं, उनको हमने पढ़ा, समझा, फिर उसका अपने मस्तिष्क के आधार पर विश्लेषण किया है
अतः उन ग्रंथों का संबंध संपूर्ण संदर्भ ग्रंथ सूची यहाँ पर संलग्न करना होता है, तब जाकर के एक रिसर्च पेपर कंप्लीट होता है, एक रिसर्च पेपर यहाँ पर पूरा होगा। मित्रों, एक मैं यहाँ पर बनाना डायग्राम भूल गया। अब जब हम रिसर्च पेपर जो बना लेते हैं, कई बार इसको प्रस्तुत करने के लिए अलग-अलग जगहों का चयन करना होता है। हम लिख करके मुद्रित रूप में प्रेषित कर सकते हैं समाज के सामने, या फिर कुछ कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप इत्यादि में भी अपने विषय वस्तु को रख सकते हैं। इसके लिए अलग-अलग जो है संदर्भ होता है, अलग-अलग जगह है। सामान्यतः इनसे भी प्रश्न आते हैं, बस इसका हम बहुत सरलता से एक बार अर्थ जान लेते हैं कि क्या-क्या है, ताकि इन प्रश्नों को आप हल कर पाएँ। सबसे पहले देखिए, कॉन्फ्रेंस या सम्मेलन, इसको ये सबसे उच्च स्तर का है, और कोई भी अनुसंधाता अपने अनुसंधान से संबंधित जो निष्कर्ष हैं उनको जब विश्व स्तर पर या राष्ट्र स्तर पर संप्रेषित करना चाहता है, तो वो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संप्रेषित कर सकता है। कॉन्फ्रेंस को ही सम्मेलन शब्द से बोलते हैं। इसमें तमाम अनुसंधाता और विषय विशेषज्ञ एक जगह एकत्रित होते हैं। हमेशा कॉन्फ्रेंस का कोई पूर्व निर्धारित बिंदु होता है, उसी बिंदु से संबंधित अनुसंधाता उस कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होते हैं। कॉन्फ्रेंस हमेशा, याद रखिएगा, विश्व स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर होगा, और अनुसंधानात्मक निष्कर्षों को प्रस्तुत करने के लिए कॉन्फ्रेंस की आवश्यकता होती है। दूसरा बिंदु है कार्यशाला। जब अनुसंधानात्मक प्रक्रिया में किसी कार्य को प्रयोगात्मक रूप से प्रस्तुत करना होता है या उसके प्रयोगात्मक पक्ष का विश्लेषण करना होता है, तो उसके लिए वर्कशॉप या कार्यशाला की आवश्यकता होती है। वर्कशॉप सामान्यतः समझिए, कॉन्फ्रेंस में एक अनुसंधाता जो बैठ करके अध्ययन किया, उस अध्ययन के निष्कर्षों को प्रस्तुत करता है, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो सकता है। वहीं पर कार्यशाला क्या है, कुछ लोग बैठ करके किसी भी बिंदु पर के प्रयोगात्मक पक्षों पर कार्य करते हैं कि इसके प्रायोगिक पक्ष कौन कौन से हैं, उन पक्षों को पे कार्य करने के लिए इसको कार्यशाला, कर्मशाला या वर्कशॉप कहते हैं। हमेशा इसमें भी पहले से बिंदु निर्धारित होते हैं, और वो बिंदु किस क्रम में, उनके कार्य कारण में क्या प्रभाव आ रहे हैं, ये बैठ करके कई समूह के लोग या फिर एक ही समूह में अलग अलग टुकड़ों में बैठ करके अलग अलग सत्र के अनुरूप लोग कार्य करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वर्कशॉप, या इसको कार्यशाला, कर्मशाला इत्यादि नामों से जाना जाता है। इनके अलग अलग उद्देश्य होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और फिर मनोगत्यात्मक हो सकता है। और सामान्यतः इसमें संचालक, आयोजक, विषय विशेषज्ञ, सहभागी, इन आधारों पर व्यक्तियों का विभाजन किया जाता है। और तीसरा जो बिंदु है उसको बोलते हैं सेमिनार। ये कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप अर्थात सम्मेलन जो है, सम्मेलन और कार्यशाला से अतिरिक्त है सेमिनार। ये सेमिनार को हिंदी में विचार गोष्ठी बोलते हैं। विचार गोष्ठी में किसी भी चिंतन स्तर पर कुछ लोग बैठ करके और किसी समस्या के विषय में परिचर्चा करते हैं, अपने अपने विचारों को रखते हैं और एक दूसरे के पक्ष विपक्ष को सुनते हैं, समझते हैं, गहनतापूर्वक विचार करते हैं। इसीलिए ऐसे बिंदुओं को, ऐसे प्रक्रिया को विचार गोष्ठी या सेमिनार के नाम से हम संबोधित करते हैं। आप हमेशा इसमें स्पष्ट रखिएगा कि विचार गोष्ठी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, राष्ट्रीय स्तर की या फिर कोई भी छोटे स्तर पर हो सकती है, लेकिन कॉन्फ्रेंस अर्थात सम्मेलन और विचार गोष्ठी अर्थात सेमिनार में मुख्य अंतर ये है कि कॉन्फ्रेंस में अनुसंधाता अपने अनुसंधान के निष्कर्षों को प्रस्तुत करने के लिए सम्मिलित होता है, विषय विशेषज्ञों का समूह होता है। वहीं पर सेमिनार एक विचार गोष्ठी है, तो किसी बिंदु पर विचार करने के लिए विषय विशेषज्ञ यहाँ उपस्थित होते हैं, परिचर्चा करते हैं और अपने अपने अभिमत उपस्थापित करते हैं और सब मिलकर कहीं न कहीं निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से लगभग हम ये जो दूसरा बिंदु है प्रथम प्रश्न पत्र का, अनुसंधान अभिक्षमता, इसके जितने आलोच्य पक्ष थे उनके बारे में हमने परिचर्चा कर लिया है। मेरे समझ से अब कुछ विषय इसमें अवशिष्ट नहीं रहता है। हाँ, शोध ग्रंथ लिखने की एक प्रक्रिया होती है, इसका हम पहले जो अध्ययन में किए थे
16वें व्याख्यान में उसको हमने देख लिया, इसलिए अलग से हमने इसके लिए व्याख्यान नहीं रखा है। अगर आपके कुछ डाउट रहते हैं, आपको लगता है कोई बिंदु छूट गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बता देंगे, ताकि हम आगे उसकी परिचर्चा करके फिर आगे बढ़ेंगे। और फिर अब तीसरे बिंदु को आधारित करके हम कल से अगले कालांश में फिर मिलेंगे। इसी के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।